नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की, खास तौर से इजराइल फलस्तीन की सारी अपडेट्स लेकर। पिछला वीडियो जब मैंने किया था तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि नेतन्याहू के खिलाफ और गैलेंट जो उनके हैं रक्षा मंत्री, इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। वारंट जारी करने का मतलब भी मैंने आपको समझाया था और अब वो मतलब और क्लियर होकर सामने आने लगा है जब कई कंट्रीज ने कहा है कि हम इसका सम्मान करेंगे। जर्मनी जैसी कंट्री जो लगातार इजराइल को सपोर्ट भी कर रही है, इजराइल को लगातार हथियार भी भेज रही थी, उसने भी बहुत क्लियर कहा है कि अगर नेतन्याहू जर्मनी की धरती पर पैर रखेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ्रांस ने कहा है और भी कई कंट्रीज ने कहा है। और अभी यह सब चल ही रहा था कि स्पेन के साथ दो और मुल्कों ने फलस्तीन को, इंडिपेंडेंट फलस्तीन को मान्यता दे दी है, यानी वो दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो मानते हैं कि फलस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और यहां पर यह बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि हिंदुस्तान ऐसे देशों में शामिल ही नहीं है, बल्कि पहला वो गैर अरब मुल्क है जिसने फलस्तीन को मान्यता दी थी। उसी वीडियो में एक और बात मैंने आपको बताई थी और बहुत जरूरी बात बताई थी। मैंने यह कहा था कि आईसीसी के फैसले का यह तो मतलब नहीं है कि नेतन्याहू तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका जो दोबारा रफा को लेकर गया हुआ है, उस मामले पर असर पड़ेगा। और अब जब आईसीसी मान चुका है कि वहां जेनोसाइड हो रहा है तो आईसीजे को भी ऐसा ही फैसला देना पड़ेगा और वही हुआ। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ अपना फैसला सुनाया कि रफा में इजराइल को तुरंत अपनी कार्रवाई रोकनी होगी। यानी उसने माना कि रफा में जितना कुछ किया जाना चाहिए था लोगों को बचाने के लिए, शहरियों को बचाने के लिए, आम लोगों को, औरतों को, बच्चों को, अस्पतालों को बचाने के लिए जितना कुछ किया जाना चाहिए था उतना इजराइल ने नहीं किया है। यानी इजराइल रफा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। यह बात कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मानी। यह बहुत बड़ी सफलता है आपके लिए, हमारे लिए और फलस्तीन के हर हमदर्द के लिए। क्यों है यह बड़ी सफलता? ऐसा नहीं है कि आईसीजे के फैसले के बाद सारी दुनिया के लोग या सारी दुनिया के जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी सेनाएं भेज के इजराइल को रोक देंगे, या फिर अरब मुल्क जो है अपनी सेनाएं भेज के इजराइल को रोक देंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो कुछ इजराइल कर रहा है वो इंटरनेशनल कोर्ट की निगाह में अपराध होगा, वो सीधे सीधे क्राइम होगा, वार क्राइम होगा अगर इजराइल अपनी हरकतें बंद नहीं करता है। तो यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पिछली बार जो आईसीजे का फैसला आया था उसमें सिर्फ आईसीजे ने यह कहा था कि मुमकिन है कि वहां पर जेनोसाइड हो रहा हो। एक तरह से आप यह मानिए कि उसने केस को एक्सेप्ट कर लिया था कि यह केस चलेगा, खारिज नहीं किया था। लेकिन इस बार जो फैसला आया है उसमें सीधे सीधे पहली बात रफा का नाम लिया गया है, दूसरी बात यह कहा गया है कि आम शहरियों की रक्षा के लिए जितना कुछ होना चाहिए था उतना इजराइल कर नहीं रहा है, और तीसरी बात सीधे सीधे ऑर्डर दिया गया है कि रफा के अंदर इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए। अब इसको दोनों से मिला लीजिए। आईसीसी ने अपने प्रोसिक्यूशन में कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहा है वो जेनोसाइड है, और आईसीजे ने अपने फैसले में कहा है, यह भी इंटरिम फैसला है, केस तो अभी चलेगा और लंबा चलेगा, लेकिन अपने इंटरिम फैसले में कहा है कि रफा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए रफा में तुरंत इजराइल अपनी कार्रवाई रोके। अब आईसीजे जो है वो कोई आम कोर्ट नहीं है, कोई लोकल कोर्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल कोर्ट है। इसके पहले भी आईसीजे के फैसले आए हैं और लागू हुए हैं। यह अलग बात है कि ये सारे फैसले छोटी कंट्रीज के लिए, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज के लिए, ऐसी कंट्रीज के लिए आए हैं जिनसे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो रहा था। अमेरिका जब चाहता था तो इस तरह के फैसले आ जाते थे। यह पहला फैसला आया है जिसमें अमेरिका की इच्छा के बिना आया है। आईसीसी में जब मामला चल रहा था, प्रोसिक्यूशन चल रहा था, तो भी अमेरिका के सीनेटर्स लगातार कह रहे थे कि इजराइल के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होना
चाहिए। और आईसीजे में भी जब केस, आप जानते हैं, पहला ही इंटरिम फैसला आया था तो भी अमेरिका में बहुत बवंडर मचा हुआ था। अमेरिका उस फैसले को मानने को तैयार नहीं था। यहां तक बात हुई थी कि अगर आईसीजे इजराइल के खिलाफ फैसला देगा तो हम उसकी फंडिंग रोक देंगे। यानी पहली बार यह हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने साफ साफ अमेरिका के हितों के खिलाफ फैसला दिया है। या यह भी हो सकता है कि अमेरिका यहां पर डबल क्रॉस कर रहा हो। अमेरिका एक बहुत होशियार और बहुत खतरनाक कंट्री है, हम सब जानते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू से नहीं लेकिन इजराइल से रिश्ता खराब ना करना चाहता हो, और दूसरी तरफ किसी भी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करना चाहता हो। इसीलिए जो ही यह फैसला आया, इजराइल में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मैं होता या बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा कोई और होता तो ऐसा फैसला नहीं आने देता, ऐसी कार्रवाइयां नहीं करता कि ऐसे फैसले आए। यानी यह फैसला पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर पड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूशन है उसका उससे पहले ही परेशान है। अब यह आईसीजे का फैसला बेंजामिन नेतन्याहू को सारी दुनिया में और इजराइल के अंदर भी अकेला करेगा। हालांकि अमेरिका अपनी बदमाशियां कभी कम नहीं करता। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को न्योता दिया कि आप आकर हमारे कांग्रेस में, यानी कि हमारे सदन में, हमारी लोकसभा जो उनकी होती है उस सदन में, सीनेट में आकर भाषण दें। यह बताता है कि अमेरिका कहना चाह रहा है कि हम अभी भी इजराइल के सपोर्ट में हैं। आईसीसी के डायरेक्शन, प्रोसिक्यूशन और आईसीजे के इंटरिम फैसले के बावजूद वो बुला रहा है अपने यहां बेंजामिन नेतन्याहू को भाषण देने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी इस बात पर टिका हुआ है कि आईसीजे का फैसला गलत है। वहां पर जो तमाम सारे उसके आगे पीछे के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आईसीजे जो है वो एंटी सेमेटिक हो गया है। यानी जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो जाए सब एंटी सेमेटिक हो जाते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू का जो मन करे करे, जिसको चाहे मरवा दे, जितने चाहे सहाफियों को मरवा दे, जितने चाहे बच्चों को मरवा दे, जितनी चाहे औरतों को मरवा दे। बेंजामिन नेतन्याहू तो भगवान बना रहता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है ये एंटी सेमेटिज्म हो जाता है। इस तरह का तमाशा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। तो आज अमेरिका भले सपोर्ट में खड़ा हो लेकिन इजराइल धीरे धीरे सारी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, ऐसी कंट्रीज ने बाकायदा फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट की मान्यता दे दी। और दुनिया का नक्शा आप अगर देखेंगे तो बहुत थोड़े से मुल्क बचे हुए हैं, उसमें अमेरिका, बर्तानिया और दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने अभी तक फलस्तीन को मान्यता नहीं दी है। अदरवाइज आप देख ही चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली हुई थी, यूएनजीए जो हुई थी, उसमें फलस्तीन को यूएन का पूर्णकालिक मेंबर बनाने के लिए किस तरह से सहमति बनी थी। सिर्फ अमेरिका और उसके बहुत कुछ छोटे छोटे द्वीप टाइप के जो देश हैं, जिन देशों की कोई खास औकात नहीं है, जो अमेरिका से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे, उनके अलावा दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट मुल्क फलस्तीन के साथ खड़े हुए थे। हालांकि इधर यह फैसला आया और उधर आसमान में धुआं दिखाई दे रहा था। रफा में और बाकी सारे इलाकों में लगातार बमबारी जारी है, जिसके चलते वहां लोग परेशान हैं, यहां से वहां भाग रहे हैं। कई सारे अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो गई है, कई सारे लोग मारे गए हैं। यहां तक कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है जहां पर यह सारा कुछ नहीं था, वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने हमला किया था, जहां 3-4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद बहुत बड़ा जुलूस वहां पर निकला था। यह सारा कुछ इजराइल बदस्तूर जारी रखे हुए है। लेकिन प्रेशर की हालत यह है कि आईडीएफ अब जांचें कराने की बात कर रहा है। आईडीएफ ने कहा है कि जो कुछ तस्वीरें आई थी, आईडीएफ मतलब इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, इजराइल की जो आर्मी है, उसने कहा कि जो तस्वीरें आई थी, जिन तस्वीरों में आईडीएफ के सैनिक कुरान जलाते हुए नजर आए थे, लोगों के घरों पे कब्जा किया, लोगों के घरों को खाली किया। अब कर तो वो क्या क्या तमाशा रहे हैं, घरों में जो औरतों के कपड़े हैं वो पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं। कमबख्त समझ में नहीं आता कि औरतों के कपड़ों में उनका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन जो जांच हो रही है वो इस बात की कि लोगों के घरों में घुसकर वहां जो कुरान रखी हुई थी, पवित्र कुरान रखी हुई थी, उन कुरान को जलाकर उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया है। इस चीज का लेकर सारी दुनिया में काफी बवाल हुआ था, सारी दुनिया में लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। तो अब इजराइल की आर्मी कह रही है कि जो कुरान जलाने की घटनाएं हुई हैं उनकी जांच की जाएगी, लेकिन
ऐसी आर्मी क्या जांच करेगी जिसके सैनिकों ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिनको यहां पर बताया भी नहीं जा सकता है, और उनका वीडियो बनाकर बाकायदा जारी किया है। और आईडीएफ को लेकर इजराइल की सरकार खामोश बैठी हुई है, कहती है दुनिया की सबसे मोरल पुलिस है। यह इतनी मोरल पुलिस है कि औरतों के कपड़े पहनकर फोटो खिंचाती है। यह इतनी मोरल आर्मी है कि बच्चों के खिलौनों से, बच्चों की साइकिलों पर चल के फोटो खिंचाती है, दिखाती है कि हमने कैसे वहां बच्चों को बर्बाद कर दिया है। यह इतनी मोरल आर्मी है कि लोगों के घरों से पैसे लूट लेती है, लोगों के घरों से सामान लूट लेती है, औरतों के गहने लूट लेती है। और यह सारा कुछ हमने बाकायदा वीडियोस में देखा है, जो वीडियोस रिलीज हुए हैं इनमें से किसी की जांच नहीं हुई है। इतनी मोरल आर्मी है कि हमारे एक हिंदुस्तानी ऑफिसर जो यूएन के थे, वो जब जा रहे थे यूरोपियन हॉस्पिटल की तरफ, उनकी कार पर टैंक से गोले बरसाए गए और वो मार दिए गए। यूएन के लोगों को तो किसी जंग में नहीं मारा जाता है, लेकिन यूएन के लोगों की भी हत्या करने वाली यह आर्मी है। यह ऐसी आर्मी है कि लोगों को इमदाद पहुंचाने वाली जो ट्रकें आ रही हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। आपको पता है कि वहां एक संस्था जो इमदाद पहुंचा रही थी, उसके लोगों की कारों पर बाकायदा बम चलाए गए थे। तो यह सारा कुछ करने वाली आईडीएफ आर्मी को बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे मोरल आर्मी है। अगर ये मोरालिटी है, ये नैतिकता है, तो फिर अनैतिकता क्या है, इस बात को तो समझा ही नहीं जा सकता। इधर सीसी गए हुए थे अमेरिका। सीसी की प्रॉब्लम यह है कि वहां पर इमदाद के ट्रक भरे हुए हैं, लेकिन इजराइल ने रास्ता बंद किया हुआ है कि कहीं से इमदाद अंदर ना आ सके। अब जो कल आईसीजे की रूलिंग आई है, उसमें यह भी रूलिंग है कि इजराइल रफा के पास जो बॉर्डर है उसको खोले, ताकि दुनिया भर से जो मदद पहुंच रही है, इमदाद पहुंच रही है, वो लोगों तक पहुंच सके। सीसी भी इसीलिए गए हुए हैं कि रास्ता कोई ऐसा खुलवाया जाए कि ट्रकें जो इकट्ठा हैं वहां की सड़कों पर भरी हुई हैं, वो गजा के लोगों तक, रफा के लोगों तक पहुंच सके। तो आईसीजे के इस फैसले से तीन चीजें होनी बिल्कुल तय है। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल बिरादरी में जो लोग बेंजामिन नेतन्याहू का आंख मूंद के समर्थन कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग खामोश हो जाएंगे या फिर मुखालिफत भी कर सकते हैं। नंबर 1, इसका एग्जाम्पल मैंने आईसीसी के प्रोसिक्यूशन के बाद आपको दिया। जो फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क लगातार इजराइल के साथ खड़े थे, उसको हथियार भेज रहे थे, इमदाद भेज रहे थे, आईसीसी के प्रोसिक्यूशन के बाद उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी का प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है, रिमांड जारी हो जाती है, तो हम अपनी धरती पर बेंजामिन नेतन्याहू को पैर नहीं रखने देंगे, और अगर वो पैर रखता है तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो नंबर 1 तो ये। नंबर 2 यह है कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रहेगी। अमेरिका भी आप जानते हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन रफा पर हमले को लेकर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रहा है। उसने कहा है रफा पर हमला ना किया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को जब तक वहां से हटाया नहीं जाता है, तब तक वहां पर हमला करना गलत होगा। तो अब यह प्रेशर इजराइल के ऊपर और बढ़ेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश के अंदर नेतन्याहू की मुखालिफत लगातार बढ़ेगी। हारिज जो वहां का अखबार है, वहां लगातार इस तरह की खबरें छप रही हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। जो अगवा किए हुए लोग हैं, उनकी फैमिलीज लगातार सड़कों पर आ रही हैं, और इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुखालिफत है वो इस फैसले के बाद और ज्यादा तेज होने वाली है। ये तीन चीजें तो तय हैं, लेकिन साथ में तय है कि जब तक अमेरिका का सपोर्ट उसको मिलता रहेगा, जब तक अरब मुल्क उसको सपोर्ट करते रहेंगे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहेंगे, फलस्तीन के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक इजराइल वहां पर अपनी तबाही रोकने वाला नहीं है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई हुक और क्रुक, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, पहले दूसरे तीसरे वीडियो से कह रहा हूं, कि इस बार जो फलस्तीनियों की कुर्बानी है वो बर्बाद जाने वाली नहीं है। इसके पहले होता क्या था कि इजराइल जब चाहता था हमला करता था, 200-400, 500, 1000 लोगों को मारता था, फिर लौट आता था, चीजें जैसी थी वैसी चलती रहती थी। लेकिन इस बार जो हुआ है, उसके बाद यह मामला दुनिया की कोर्ट्स में गया है, आईसीसी में गया है, और दुनिया भर में
इजराइल के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, वहां के यूनिवर्सिटीज के अंदर लगातार कैंपमेंट्स हुए हैं, लगातार स्टूडेंट्स मुखालिफत में हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो अब प्रो पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी बन गई है। वहां तो लगातार जुलूस निकल रहे हैं फलस्तीन के पक्ष में, और इस तरह से दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस बात को कहने लगा है कि फलस्तीन को आपको आजादी देनी पड़ेगी। यूरोप के देश अब फिलिस्तीन को मान्यता देने लगे हैं। आज 3 मुल्कों ने दिया है, कल 30 मुल्क देंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों को भी अपना स्टैंडिंग बदलना पड़ेगा और फलस्तीन को जो 1947 में जो सीमा बनी थी उसके हिसाब से 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देना पड़ेगा। ये शहादतें बर्बाद नहीं जाएंगी। 35,000 से ज्यादा जो लोग मारे गए हैं, घर उजाड़ दिए गए हैं, सड़कें बर्बाद कर दी गई हैं, वो तो फिर से बन ही जाएंगे। आज नहीं कल फलस्तीन आजाद जरूर होगा। आईसीसी और आईसीजे के फैसले बताते हैं कि धीरे धीरे फलस्तीन आजादी के रास्ते पर चल पड़ा है। धीरे धीरे दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करने लगी है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी सेना जो लगातार कर रही है वो एंटी ह्यूमन है, वो मानवता के खिलाफ है, वो इंसानियत के खिलाफ है, और वो वार क्राइम है, कब्जा है। कब्जे को बहुत लंबे समय तक लीगल मान्यता नहीं दी जा सकती। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। और ये अपील हमेशा की तरह कि अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार इंडिपेंडेंटली काम करते रहें, हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, हम सिर्फ आपके सामने झुकें, हम सिर्फ आपकी बात सुने, तो जुड़े रहिए हमसे, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियोस को भेजिए। और अगर हमारी सीधी मदद करना चाहते हैं तो जो पिन कमेंट है, पहला कमेंट जो आपको द क्रेडिबल हिस्ट्री के नाम से दिख रहा होगा, उस कमेंट को खोलें। वहां पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ₹3 रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, और सीधी मदद करना चाहें तो उसके लिए भी लिंक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी मदद से अगर हम काम करेंगे तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।